बहुत समय पहले की बात है। कासगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक सुंदर सा लकड़हारा रहा करता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था। वहाँ अपने काम पर खुश रहा करता था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं थे। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। रामू सेठ लालचंद के वहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। लकड़ी काटने के बदले में सेठ लालचंद उसको पैसा देता था और उसके परिवार का जीवन बेपन होता था। सावित्री, आज बहुत लेट हो गया। मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम बच्चे को स्कूल छोड़ देना। बच्चों को छोड़कर आने के बाद आप घर का काम कर लेना। स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और चिंकू पिछले 2 दिन से कह रहे हैं उनके टीचर स्कूल के फीस मंगा रहे हैं। तो जाकर दे आओ ना स्कूल के फीस। मैंने आपको कब मना किया? कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं वह तो मुश्किल से घर चल पाता है। इतनी सी तनख्वाह में बच्चों का फीस कहाँ से जमा करूं? मैं आपको एक बात साफ साफ कहा देती हूँ, सेठ लालचंद से जाकर पगार बनाने की बात कहिए। आप दिन पर दिन खर्चा बढ़ाते ही जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकालूं, दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चे का खर्चा, और इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजरा होगा अपना घर का? ठीक है, आज ही मैं सेठ जी को पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। और थोड़ी देर बाद रामू अपने काम पर निकल जाते हैं। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, सेठ लालचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। अगली बार तो मेरी आधी ही पगार कट ली थी। ये कहकर जो मैंने सेठ लालचंद जी से 200 रुपए उधार ली थी, उसका ब्याज भरकर 1000 रुपए हो चुका है। इसीलिए मैं तुम्हारे पगार से 1000 रुपया कट रहा हूँ। अरे हरिया भाई, तुम ठीक कह रहे हो सेठ। लालचंद एक नंबर चालक और लालची इंसान है। एक तो दुगना काम ले लेता है और पैसा भी पूरा नहीं देता है। हाँ भाई, अगली बार मेरे भी सेठ लालचंद ने मेरे भी पगार कट लिए थे। मैंने तो 2 ही छुट्टी लिए थे जब मेरा बिटिया बीमार हुआ था, और सेठ लालचंद इसी बात का फायदा उठाकर मेरे आधी पगार कट ली थी। भगवान सेठ लालचंद, इस बार मेरी पूरी पगार दे दे। बच्चे का फीस भी भरना है। और सभी लकड़हारा अपने अपने काम पर लगा जाते हैं और काम होने के बाद सभी सेठ लालचंद के घर पर जाते हैं। देखिए सेठ जी, हमारे महीना पूरा हो गया है। हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। अभी मेरा पास पैसा नहीं है। तुम्हें देने के लिए अभी माल नहीं बिके। सारा माल गोदाम में पड़ा हुआ है। कल परसों तुम्हें तुम्हारा पगार मिल जाएंगी। देखो सेठ जी, हमारे पास अभी बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है। घर का भी सामान लाना है, बच्चे का स्कूल में फीस भी जमा करना है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, उसके बाद सभी को पगार मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़हारा निराश होकर अपने अपने घर जाने लगता है। ऐसी क्या हुआ है आपको, और कितना पगार मिला है इस बार? सावित्री, इस बार पगार नहीं मिला है। सेठ जी ने कहा है, और 1-2 दिन रुक जाओ, इसके बाद पगार मिल जाएंगे सभी को। पगार नहीं मिला है आपको तो पता ही है ना, बच्चे का स्कूल का फीस भी भरना है। इस बार उनके टीचर ने आज साफ साफ कहा दिया, कल अगर फीस नहीं लाया तो आप घर पर ही बच्चे को बैठा लेना। आप ही बताओ, मैं अब क्या करूं? अब मैं क्या करूं सुमन? ये सेठ जी समय पर कभी पगार देते ही नहीं है और बोलते हैं 1-2 दिन और रुक जाओ। आप ही बताओ, मैं क्या करूं? ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और सेठ लालचंद सभी को पगार देते हैं। अरे रामू, ये लो, इस महीने की तुम पगार। सेठ जी, ये तो बस 2000 है। मैं तो इस महीने 3000 का काम किया है। हाँ, काम तो क्या है, और तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। यह पैसे इस आराम के काट लिए हैं। सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के पूरे 3000 मिलेंगे पूरे महीने को। रामू, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा दो। 1000 रुपया रख चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ लें। बस उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। हरिया चुपचाप वह पैसे रख लेता है। हरिया भाई, ये लो तुम्हारे 2500 रुपये। सेठ जी, 2500 की? मेरे तो पूरे 3000 रुपये हुए ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की, ना कोई आराम,
और काम समय पर ही तो क्या है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस टाइम बाजार में लकड़ी का दाम बहुत ही कम हो चुका है। इस वजह से तुम्हें भी पगार कम ही मिलेंगे जब तक लकड़ी का दाम नहीं बढ़ जाता है। पर सेठ जी, बात तो 3,000 की हुई थी ना, अब 2,500 में मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? बच्चे इनके स्कूल के फीस भी भरने हैं। सेठ जी, इस बार आप पूरे ही पैसे दे दीजिए। 2,500 मिलेंगे तुमको। यहाँ अगर काम करना है तो कर, नहीं तो कहीं और जाकर अपना काम ढूंढ ले। अरे भाई सेठ, लालचंद तो एक नंबर बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाते हैं कि लकड़ी का दाम कम हो गया है। देख लेना, हम गरीबों की किसी ना किसी दिन इनको हाय लग जाएंगे। नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते, वह हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता, कम के तो पूरे पैसे देते हैं, नहीं कभी। और पूरे महीना मेहनत करने के बाद क्या मिलता है? बस 2,000 रुपया। इसमें घर कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और क्या कर सकते हैं हरिया भाई, हमें तो लकड़ी काटने के अलावा कोई काम आता है नहीं। अगर हम कोई काम भी खोलना चाहा तो हमारे पास इतना पैसा कहाँ है जो हम अपना काम खोल सके। जो भी है, सेठ लालचंद ही तो हमारे सहारे है ना। कुछ देर बात करने के बाद अपने घर के तरफ दोनों दोस्त निकाल पड़ते हैं। जी आ गए हैं आप, कितनी पगार मिला है आपको? सुमन, बस इस बार सेठ जी ने सिर्फ 2,500 रुपए ही दिए हैं। सिर्फ 2,500 रुपए? इतने में हम अपना घर कैसे चलाएं? बच्चे के फीस में ही 1,000 रुपया निकल जाएंगे और 1,500 रुपए में हम क्या क्या करेंगे? इसी में ही गुजरा करना पड़ेगा। आप सबसे पहले बच्चे का फीस स्कूल में भर देना और बाकी का मैं देख रहा हूँ। हाँ जी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से तो पूरे पैसे मांगे नहीं गए हैं आपसे। नहीं सुमन, मैंने सेठ से कहा था, पैसे के बारे में सेठ जी ने इनकार कर दिया। ये लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और जाकर अपना काम ढूंढ लो। सुमन, मैं सोच रहा हूँ कि सेठ जी के यहाँ से लकड़ी काटने का काम खत्म होने के बाद सोच रहा हूँ कि कहीं और जाकर काम ढूंढता हूँ। क्या पता मुझे कहीं अच्छी कम मिल जाए। इतना कहकर रामू काम ढूंढने के लिए निकाल जाते हैं। जैसे कि रामू ने कहा था, सेठ लालचंद के यहाँ काम तलाश निकाल जाते हैं, पूरी गांव में काम ढूंढते हैं और दुकानों दुकानों में जाकर काम ढूंढते हैं। हर जगह रामू को निराश ही मिलती है। अंत में रामू तक हर कर वापस जाने लगता है। अचानक देखा है कि बहुत सारा भैंस का झुंड रामू के और भैंस का झुंड को देखकर रामू डर जाते हैं और इधर उधर देखते हैं। उसको एक गुफा दिखाई देते हैं और गुफा में जाकर वह छुप जाते हैं और भैंसे का झुंड निकाल जाता है और रामू के जान में जान आते हैं। रामू सोच रहा है, ये भगवान, आज तो मैं भैंस के झुंड में आकर कुचला ही जाता, बाल बाल बच गया मैं। और सोच रहा है मैं ये कहाँ आ गया, ये तो अजीब सा ही जगह है। रामू कुछ सोच ही रहा था, अचानक गुफा में रखे हुए टोकरी पर उसका नजर जाती है और रामू टोकरी के पास जाता है। यह कैसी टोकरी है यहाँ पर? यह टोकरी कौन छोड़कर गया है? कैसी टोकरी है ये? टोकरी यहाँ पर कौन छोड़कर गया है? जैसे ही रामू टोकरी को छूने लगते हैं, वैसे ही अचानक गुफा में से आवाज आती है, रुक जाओ। और रामू आवाज को सुनकर घबरा जाते हैं और वहां से थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये कैसी आवाज? अजीब सा सुनाई पड़ते हैं। कौन हो तुम और मेरे गुफा में क्या कर रहे हो? आप जो भी हो, मुझे माफ करना। कुछ भैंस से इनका झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं गुफा में आकर छुप गया और मेरे नजर इस पर गई। मुझे माफ करना, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है। मैं सोचा ये टोकरी किसी का नहीं होगा, इसीलिए मैं टोकरी को छुआ। रामू, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरा नजर एक बार किसी पर पड़ जाती है, उसका इतिहास खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप हैं कौन और इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन हैं आप? मैं एक जीन हूँ और कई सालों से इस गुफा का रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में सिर्फ कोई इंसान घुस सकता है।
जिसका मन पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसीलिए इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छुपाए। अब इस टोकरी को तूने छुआ है तो यह टोकरी तुम्हारी हो गई। नहीं नहीं, मुझे यह टोकरी नहीं चाहिए, बस मैं तो देख ही रहा था। डरो नहीं रामू, यह टोकरी तुम ले जाओ। यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई टोकरी है। जादू की टोकरी? क्या यह वही जादुई टोकरी है जो हमारे दादी हमें बचपन में कहानी सुनाया करते थे? किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सभी के इच्छा पूरे करते थे। हाँ रामू, यह वही जादू टोकरी है जो तुम बचपन में सुनते ए रहे हो। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो और इसके इस्तेमाल से तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। और एक बात तुम याद रखना, किसी भी वस्तु को तुम एक बार डालोगे, वह तुम्हें बार बार डालनी होगी। तुम और इस टोकरी में दूसरे वास्तु नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरे इस बात को तुम हमेशा ही ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किया हुए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। और रामू लकड़ी को लेकर घर जाने लगता है। क्या लेकर आए हो? बस एक टोकरी। सबसे पहले आप ये बताइए, आप काम के तलाश में गए थे ना? क्या कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? काम नहीं मिला है। अरे सुमन, मेरे पूरे बात तो सुनो। एक कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, ये एक जादुई टोकरी है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें ऐसी कोई चीज डालनी होगी जिसका हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ सुमन, हमें सोच समझकर ही कोई चीज इसमें डालनी होगी। सुमन, तुम्हें याद है जब मैं एक बार जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया था, मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी। मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ, दिए तो थे आप। तुम उसे लकड़ी को ले आओ, हम उसे चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उसी लकड़ी से हम अपना व्यापार शुरू करेंगे। सुमन चंदन की लकड़ी को ले आते हैं और उसमें डाल देते हैं। डालते ही बहुत सारा चंदन की लकड़ी उस टोकरी में भर जाते हैं और इतनी सारी लकड़ी को देखकर सुमन बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप तो हम अमीर हो जाएंगे। और रामू लकड़ी को बाजार में बेचते और अपना घर परिवार चलते। और देखते ही देखते रामू गांव के सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं और रामू के गांव में चारों तरफ चर्चा होने लगता है।